खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के पलामू पहुंचे और मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संगी बुनियाद रखा। साथ ही उन्होंने एक अवामी रैली से भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए किसान एक वोट बैंक है और हमारे लिए किसान अन्नदाता है और यही कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान का फर्क है। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म पलामू से रवाना हो गए हैं। आज हिंदुस्तान में पानी को लेकर के अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बीच ऐसी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। मैं बिहार से आए हुए हमारे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। मैं झारखंड के मेरे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। दोनों राज्यों ने सांसदों ने मिलकर के जब भी मेरे पास आए, झारखंड और बिहार के दोनों दिशा के साथ में आए और ये समस्या इस राज्य की उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है। उनको लाभ मिलना चाहिए मिलजुल करके। और मैं इन सभी एमपीज को बधाई देता हूं। इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं हैं, चैन से सोए नहीं हैं। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ाते रहे। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के दोनों तरफ मुसलसल बर्फबारी और बारिशों की वजह से वादी को मुल्क के बकिया हिस्सों से मिलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की एक बड़ी तादाद दरमांदा हो गई है। अगरचे शाहराह से बर्फ हटाने का काम जारी है, ताहम लगातार बर्फबारी की वजह से काम में मुश्किलात हायल हो रही हैं। उधर इंतजामिया ने पिसियां गिरने की वार्निंग जारी की है और मुसाफिरों को फिलहाल कौमी शाहराह पर सफर न करने की हिदायत दी है। हुक्काम का कहना है कि मौसम में बेहतरी के साथ ही कौमी शाहराह को बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। नए साल और चिल्ले कलां की पहली बर्फबारी हुई है। शोरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में भी काफी बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी देख गुलमर्ग में आए हुए दुनिया भर के सयाह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गुलमर्ग में सयाहों के साथ बात के नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने नए साल 2019 की और चिल्ले कलां की पहले बर्फबारी हुई है। खासकर सयाहती मुकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और इसके मुल्का इलाकों में भी वादी के साथ साथ बर्फबारी हुई है। अगर गुलमर्ग की बात करेंगे 3 फुट से ज़्यादा जो बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पे जो दुनिया भर के सयाह आते हैं और आज ताज़ा बर्फबारी से, नए साल के साथ साथ ताज़ा बर्फबारी से ये सयाह जो है काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कई सयाह मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ। जी, आज जो ये नए साल की पहली बर्फबारी यहाँ पे हुई, आप गुलमर्ग में आए हैं, तो कैसा लगा आपको, कैसा महसूस किया आपने बर्फबारी? सर, हम लोगों ने अब से पहले कई बार जैसे अपना श्रीनगर तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर गुलमर्ग में, नैनीताल हुआ, मसूरी हुआ, मनाली हुआ, हम कहीं पर हर जगह जाते हैं हर साल। लेकिन जो मज़ा हम लोगों ने 2019 का यहाँ पर गुलमर्ग में लिया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतना स्नोफॉल का एंजॉय लिया। और साथ में मेरे साधु साहब हैं यहाँ पर, विक्रांत जी और दीपक जी, हम लोग 3 लोग आए हैं और रात हमने नाइट स्टे गुलमर्ग में किया था। और यहाँ पर इतना स्नोफॉल हुआ, लगभग 3 फुट तक हम लोग स्नोफॉल मान रहे हैं यहाँ पर जो हुआ है। 24 आवर डे यहाँ पर 24 आवर यहाँ पर हो गया है कि लगभग स्नोफॉल होते होते, और फुल एंजॉय हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। जी, हमारे साथ यहाँ पे दूसरे सयाह मौजूद है। जी, आप बताइए, जो गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है, यहाँ पे बर्फबारी देखकर आपको कैसा महसूस किया आपने? यहाँ पे जन्नत है, जो हमने कहीं कभी नहीं देखा वो अब यहाँ पे देखा है। ये बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे बहुत ही शांति है और हम बहुत ही खुश हैं। यहाँ बर्फबारी आपने इससे पहले देखी है, नए साल में ये पहली बर्फबारी हुई है, तो आपने कैसा महसूस किया बर्फबारी देखकर? ये बहुत ही बढ़िया महसूस किया। हमने पहले ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी। हम पहले भी आए हैं पर ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा है।
जी आप कहाँ से हैं? मैं हूँ बॉम्बे से। जी बर्फबारी देखकर आपने कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हमने स्नोफॉल देखा है और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा किया हमने यहाँ पे। इन सयाहों का यही कहना है कि यहाँ नए साल की आमद पर जो पहली बर्फबारी हुई है और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया है और पहली बार उन्होंने इस तरह की बर्फबारी देखी है और ये मैसेज दे रहे हैं दूसरे दुनिया भर के टूरिस्ट से कि वो गुलमर्ग आए, खासकर कश्मीर आए और ये जन्नत बेनज़ीर से ताबीर कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कश्मीर में जो हालात है वो बेहतर रहे और साथ साथ यहाँ पे जो गुलमर्ग की बात अगर करेंगे, जो साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और जो महकमे सयाहत है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी क्रिश्चियन मिशेल से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे कबल 29 दिसंबर को मिशेल की पेशी हुई थी। आपको बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल के ईडी हिरासत को कोर्ट ने 7 दिन के लिए बढ़ा दिया था। इसी दरमियान बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि मिशेल ने ईडी की तफ्तीश के दौरान मिसेस गांधी का नाम लिया है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया था कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला रोज नई हकीकत सामने ला रहा है। बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर फरार हुआ शराब कारोबारी विजय माल्या भगौड़ा है या नहीं, इसका फैसला आज खुसूसी अदालत कर सकती है। विजय माल्या को माशी भगौड़ा मुजरिम करार देने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर आज 3 बजे फैसला आ सकता है। 26 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला 5 जनवरी तक के लिए महफूज रखा था। माल्या खुद को न भगौड़ा मानता है और न मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम। अगर अदालत माल्या को भगौड़ा करार देती है तो ईडी को इसकी जायदाद जब्त करने का इख्तियार मिल जाएगा। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 के करीब आते ही मरकजी वज़रा मुतहरिक हो गए हैं। इसी ज़िम्न में मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज राजस्थान को 5,500 करोड़ का तोहफा देने वाले हैं। नितिन गडकरी यहां हाईवे वगैरह के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट के इस प्रोजेक्ट से गांव, तहसील और शहर के फासले कम होंगे। यूपीएससी ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए दी गई दरख्वास्त को इम्तिहान में बैठने के लिए कोशिश के तौर पर गिना जाना चाहिए। यह तजवीज़ इस बात को देखते हुए दी गई है कि 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से सिर्फ तकरीबन आधे उम्मीदवार इम्तिहान में बैठते हैं। बताया जा रहा है कि अगर हुकूमत इस तजवीज़ को मान लेती है तो इससे यूपीएससी के वसाइल की बचत होगी। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की तैयारी के सिलसिले में दाइश की तर्ज पर बने दहशतगर्द मॉड्यूल ने दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट की रेकी की थी। हाल ही में यूपी के अमरोहा समेत मुल्क के कई हिस्सों में एनआईए ने छापे मारकर इस दहशतगर्द मॉड्यूल के 10 मुश्तबा कारकुनों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुफ्ती सुहेल पुलिस और आरएसएस को निशाना बनाने का मंसूबा रखता था। दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस हेडक्वार्टर के नजदीक वाक़ है। सीबीआई की टीम यूपी के जालौन, लखनऊ, कानपुर और हमीरपुर में छापे मार रही। बताया जाता है कि दबंग आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर पर भी छापा मारा गया। दिल्ली में भी एक मुकाम पर छापा मारा गया है। लखनऊ के हुसैनगंज में सफायर अपार्टमेंट में चंद्रकला के घर पर छापा मारा गया है। हमीरपुर में 2 बड़े ताजिरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एमएलसी रमेश मिश्रा के घर पर भी छापा पड़ा है। साबिक जिला पंचायत सदर संजीव दीक्षित के ठिकानों पर भी सीबीआई ने रेड की है। और हमारे नुमाइंदे नरेंद्र ने पूरे हालात का जायजा लिया। पूर्व समाजवादी सरकार में हुए अवैध खनन के मामले को लेकर आज सीबीआई कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। तत्कालीन हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला के लखनऊ आवास पर छापेमारी चल रही है, तो वहीं दिल्ली के ठिकाने पर भी छापेमारी सीबीआई कर रही है। अवैध खनन से जुड़े कई खनिज माफियाओं के आवासों पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। जालौन में राम अवतार राजपूत के आवास पर छापेमारी चल रही है और जालौन के ही दूसरे खनिज माफिया करण सिंह राजपूत के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा, जो खनिज माफिया भी हैं, कई खदानों में अवैध खनन किए हैं, करोड़ों की अकुत संपत्ति जुटाई है, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं हमीरपुर के सतदेव दीक्षित खनिज माफिया के आवास पर भी सीबीआई छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी से सीबीआई उन
तमाम सबूतों और दस्तावेजों को एकत्र करने का प्रयास करेगी जो 2 सालों से हुई जांच में सीबीआई के हाथ नहीं लगे थे। कैमरामैन रमेश के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उसी सफायर अपार्टमेंट में खड़ा हूं जहां पर स्थित आईएएस बी चंद्रकला के इसी फ्लैट पर सीबीआई ने छापा मारा है। बी चंद्रकला पर आरोप है कि जब वो हमीरपुर की जिलाधिकारी थी तो उस वक्त उन्होंने नियमों और कानूनों को ताक में रख कई अवैध पट्टे दिए थे, जिसके खिलाफ जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने उन अवैध पट्टों को रद्द करते हुए सीबीआई को इस अवैध खनन से जुड़ी जाँच करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो उसमें हमीरपुर की तत्कालिक जिलाधिकारी बी चंद्रकला, संध्या तिवारी और भवनाथ के ऊपर जो प्रथम दृष्टया जांच हुई, उस जांच में जो अवैध खनन के आरोप लगे थे उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि अब बी चंद्रकला के इस 101 नंबर फ्लैट में सीबीआई अधिकारी इस वक्त रेड डाल रहे हैं। इस वक्त करीब आधा दर्जन से अधिक सीबीआई अधिकारी मौजूद हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बी चंद्रकला पर आरोप है अवैध खनन का, उससे जुड़े दस्तावेज खंगाल रहे हैं। सीबीआई को उम्मीद है कि इस फ्लैट से उन्हें कुछ अहम दस्तावेज मिल सकते हैं जिसके आधार पर बी चंद्रकला की अवैध खनन में संलिप्तता की पुष्टि हो सकती है। सिर्फ इस वक्त बी चंद्रकला के ऊपर ही नहीं बल्कि हमीरपुर के सपा एमएलसी रमेश मिश्रा सहित अवैध खनन से जुड़े उन तमाम माफियाओं के खिलाफ भी सीबीआई रेड की इस वक्त रेड चल रही है जिन पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा है। ऐसे में इस अवैध खनन में शामिल रहे आईएएस अधिकारियों के साथ नेताओं व कई अन्य लोगों की भी हालत खराब हो गई है या यूं कहें कि हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई की इस रेड के बाद क्या सामने आता है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी गीता को इंदौर से वीडियो कॉलिंग के जरिए दरभंगा का हवासा गांव दिखाया गया। इसके बाद गीता ने गांव के कई जगहों की पहचान की, लेकिन वालदा को पहचानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी सुनने बोलने से माजूर गीता को अपनी बेटी बताने वाले दरभंगा के माझी खानदान को तब और ज्यादा ताकत मिली जब सरकार की पहल पर गीता ने खुद वीडियो कॉलिंग के जरिए न सिर्फ इस खानदान के सामने आकर पहचानने की कोशिश की, बल्कि गांव के कई चीजों को करीब से देखा और कई चीजों की पहचान भी की। गीता ने यह भी बताया कि इसके गांव में भी कुछ ऐसी ही चीजें थी जो उसे अभी दरभंगा के हवासा गांव में नजर आ रही है। हालांकि मोबाइल पर गीता ने अपनी वालदा को पहचानने से इनकार कर दिया। वीडियो कॉलिंग में जब उन्होंने अपने गांव को देखा गीता ने, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि यही मेरा गांव है। काफ़ी कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थी, घर के आसपास के माहौल को, तालाब को, नाव को, वहाँ पर ईंट भट्ठे लगे हैं, उन चीज़ों को काफ़ी उत्साहित थी। वो रिकॉर्डिंग जो हो रही थी, जो वीडियो कॉलिंग पर बात हो रही थी, बार बार बोल रहे थे कि इस जगह को दिखलाइए, इस जगह को दिखलाइए। गीता ने वीडियो कॉलिंग में बताया कि उसके घर के पास एक आटा चक्की है, बगल में मंदिर और एक पोखर भी है। मामले की जांच कर रहे राकेश कुमार ने बताया है कि खानदान के दावों में कुछ सच्चाई दिख रही है, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद ही सच का पता चल पाएगा। मुझे जो लगता है कि ये निश्चित तौर पर इसी क्षेत्र की बेटी है, क्योंकि काफ़ी कुछ समानताएं उनकी बात से, उनकी पहल करने से, उनके हाव भाव से लगता है, और काफ़ी उत्सुक थी उन चीज़ों को देखने के लिए। मंदिर, तालाब, घर द्वार, लोगों को, वहाँ के लोगों को देखने से उनके चेहरे पर काफ़ी मुस्कान आ रही थी कि उनको पहचानने की बार बार कोशिश कर रही थी। भले उनकी माँ उनको अच्छी तरीके से नहीं पहचान पाई, लेकिन जो चाचा, भाई, चाची, इवन उनके नाना, उनका चेहरा हूबहू गीता से मिलता है। उधर गीता को अपनी बेटी बताने वाली शोभा देवी को पूरा भरोसा है कि गीता उसे मोबाइल पर नहीं पहचान पाई है, लेकिन दरभंगा आकर वो उन्हें जरूर पहचानेगी। वो हमारे लड़की जगता लगती है कि वो हाँ। आपसे बात हुई थोड़ी बहुत भी? समझ पाए उसका इशारा से समझ पाए कुछ? हाँ, कोई बोले उस आपके मम्मी है तो बोला नहीं हमारी मम्मी नहीं। लेकिन आपको विश्वास है वो अगर दरभंगा आएगी तो पहचान जाएगी, क्या लगता है? हाँ, पहचान जाएगी। पाकिस्तान से लौटी गीता पूरे हिंदुस्तान की बेटी बन चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि गीता को जल्द ही उसका खानदान मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
नाले में गिरे आदित्य की लाश मिल गई है। एनडीआरएफ की टीम ने आदित्य की लाश को ढूंढ लिया है। 5 साल का आदित्य कल नाले में गिर गया था। पटना सिटी के रानीपुर बीजापुर में यह हादसा पेश आया था। हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण ने मौके वारदात का जायजा लिया। एनडीआरएफ को यहाँ को आदित्य को खोजने में सफलता हासिल लगी है और ये आप सीधी तस्वीरें यहाँ पे ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने वो सफलता हासिल की है और आदित्य को खोज निकाला गया है। लेकिन उसकी मृत जो शरीर है उसको एनडीआरएफ की टीम ने आज खोज निकाला है। कल दोपहर में ये घटना हुई थी। आदित्य अपने दादी के साथ नाला पार कर रहा था, जिसके कारण वो यहाँ पे गिरा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी जो लाश है, उसका जो शरीर है वो बाहर निकाला जा चुका है और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस बच्चे की जो मृत शरीर है उसको एनडीआरएफ ने खोज निकाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने दादी के साथ यहाँ से जा रहा था और उसके बाद यहाँ से नाले से ये गिरा और एनडीआरएफ की जो कल से ही टीम लगी हुई थी, कल 4 घंटा चलने के बाद जो है आज काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आज सुबह में इतनी ठंड और कुहासे के बावजूद जो है एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे खोज निकाला गया है इस बच्चे को। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे एनडीआरएफ का पूरा हुआ और पूरा होने के बाद जो है ये एनडीआरएफ को सफलता हाथ लगी है। जिस हिसाब से परिस्थिति था उस वहाँ इतना काम करना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पूरा गंदगी है, फिर भी हमारे रेस्क्यूअर एक साइड से कॉम्बिंग कर रहे थे। हमारा प्लानिंग ही था आज पूरा कॉम्बिंग करते हुए जाना, तसल्ली होते हुए जाना, तो इसलिए हमें उम्मीद था कि 100% मिलेगा ही और ये अच्छी बात हुई कि हमारे को मिल गया। अभी तो आदित्य को खोजा निकाला चुका है, लेकिन अफसोसजनक बात है ये है कि वो मृत पाया गया है और यहाँ से प्रशासन के आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ से शुरू होंगी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। एक अनार 100 बीमार की कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी नुमाया मिसालें मुश्किल से मिलती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महकमे के हवाले से बताएंगे जहां के अफसर एक नहीं बल्कि 4-4 ओहदों पर तैनात है। जनाब, यह है उत्तराखंड महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद का हेडक्वार्टर, जहां का नजारा अजीबो गरीब है। एक अफसर और उनके पास कई महकमों की जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी देर सभी दफ्तरों में बैठते हैं। महकमे अक़लियत के डायरेक्टर आलोक शेखर तिवारी और डिप्टी डायरेक्टर रईस अहमद है। डायरेक्टर के पास मदरसा बोर्ड के डायरेक्टर के अलावा सेक्रेटरिएट में चीफ सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर रईस अहमद के पास शहरी तरक्की, उर्दू अकेडमी और वक्फ बोर्ड का भी ओहदा है। इस मल्टी पोस्ट जिम्मेदारी पर महकमे अक़लियत के डायरेक्टर क्या फरमाते हैं, आप भी सुनिए। इस बिंदु पर मेरी माननीय मंत्री जी से भी विचार विमर्श हुआ था और उनके ये निर्देश थे कि जितने भी पद हमारे यहाँ खाली हैं या जिन पदों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उनमें नई भर्तियाँ, नई प्रतिनियुक्तियाँ, तो वो सब कार्रवाइयाँ हमारी चल रही हैं और जहाँ भी कमियाँ हैं, रिक्तियाँ हैं, वो बहुत जल्दी हम पूरी कर लेंगे और सुचारू रूप से विभाग हमारा काम करेगा। लम्हे फिक्रिया यह है कि मुलाजमीन की किल्लत अक़लियती डायरेक्टरेट और इंतजामिया में काफी अरसे से है, लेकिन फाइल इंतजामिया के चक्कर काट रही है, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका, जिसके सबब एक अफसर मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मजबूर है। इसमें देखिए थोड़ी चुनौती तो क्या रहती है हमारे सामने कि किस तरह से हम करें, लेकिन ये कि हमारे पास थोड़ा ओवर टाइम करें, ड्यूटी के अगर 8 घंटे 9 घंटे तो थोड़ा ड्यूटी का टाइम बढ़ा दें। तो इसमें हमारा रहता है कि जहाँ ज़्यादा प्राथमिकता वाला काम होता है, सबसे पहले हमारा रहता है कि उसी हम कार्यालय में मैं जाता हूँ फिलहाल, कि अगर शहरी विकास में ज़्यादा काम है तो यहाँ पर आ गया, अगर उधर ज़्यादा अर्जेंसी वाला काम है तो उधर चला गया। तो एक सामंजस्य तो हमें बिठाना ही पड़ता है। इस पूरे मामले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन महकमों का मेयार क्या होगा और किस हद तक ये महकमे अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ कर पा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि ये दोनों अफसर खुशी से ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, बल्कि इनके लिए भी ये सब कुछ बड़ा चैलेंज है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इस जानिब अपनी तवज्जो मरकूज करे और एक अफसर को ही एक महकमे की जिम्मेदारी सुपुर्द की जाए, ताकि काम में शफाफियत के साथ साथ मंसूबों पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। सीबीआई की टीम यूपी के जालौन, लखनऊ, कानपुर और हमीरपुर में छापेमारी कर रही। बताया जाता है कि दबंग आईएएस अफसर बी चंद्रकला के घर पर भी छापेमारी की गई है। दिल्ली में भी एक मुकाम पर छापेमारी जारी है। लखनऊ के हुसैनगंज में सफायर अपार्टमेंट में चंद्रकला के घर पर
छापा मारा गया है। हमीरपुर में 2 बड़े ताजिरों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। एमएलसी रमेश मिश्रा के घर पर भी छापा पड़ा है। साबिक जिला पंचायत सदस्य संजीव दीक्षित के ठिकानों पर भी सीबीआई ने रेड की है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, जहां सभा नुमाइंदे नरेंद्र यादव इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। नरेंद्र, सीबीआई की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में छापे मार रही है, किन किन जगहों पर छापेमारी की गई है? सीबीआई करीब 4-5 ठिकानों पे छापेमारी कर रही है, जिसमें राजधानी लखनऊ में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के आवास पे छापेमारी की गई है। ये मामला अवैध खनन को लेकर है, क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच ने एक आदेश दिया था जिसमें अवैध खनन की जांच करने का आदेश सीबीआई को दिया था। सीबीआई इस मामले में 2 सालों से लगातार जांच कर रही थी। अब खनिज माफियाओं के ऊपर भी शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। जालौन में 2 खनिज माफियाओं के यहाँ छापेमारी चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी दिनेश मिश्रा और एक संजय दीक्षित हमीरपुर के खनिज माफिया हैं, उनके आवासों पर छापेमारी की गई है। रमेश मिश्रा के कानपुर आवास पर जो नौबस्ता एरिया में है, वहां पर भी छापेमारी अभी चल रही है। तो इस तरीके से सीबीआई उन तमाम सबूतों को और दस्तावेजों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है जो उसकी जांच में अब तक उसको सीबीआई को प्राप्त नहीं हुए थे, क्योंकि 2 सालों की लगातार जांच में सीबीआई के हाथ तमाम वो सबूत लगे हैं जिससे साबित होता है कि ये 4 खनिज माफिया और आईएएस बी चंद्रकला, ये 5 लोग बड़े पैमाने पर कर की चोरी किए हैं, मोरंग की चोरी किए हैं, उससे अकुश संपत्तियां बनाई हैं। अब नरेंद्र, क्या सीबीआई के हाथ अब तक कुछ लगा है? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, सीबीआई उनके आवासों पे गई है, कुछ दस्तावेज उनको जरूर मिले हैं, लेकिन सीबीआई ने अभी इसके लिए कोई खुलासा नहीं किया है, कोई बयान नहीं जारी किया है। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सबूत जरूर लगे होंगे, क्योंकि जब हजारों करोड़ रुपए की लूट का मामला होता है, एक तरीके से सिंडिकेट बना के लूट की गई है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सबूत जरूर हाथ लगे होंगे, क्योंकि संपत्तियां बेनामी हैं, कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, चल और अचल संपत्तियां, इसके बारे में अभी सीबीआई ने कुछ खुलासा नहीं किया है। लेकिन ये बड़े लोग हैं जो पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में लूट किए थे, खजाने की, प्रदेश सरकार के खजाने की लूट किए थे, मोरंग की लूट किए थे। तो इसी आधार पर सीबीआई अब उस संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में लगी है जो मोरंग के लूट से इन्होंने अर्जित की है, उसको कहां पर खर्च किया है और कहां पर रखा है और कौन सी संपत्तियों को उन्होंने खरीदा है, उसको पकड़ने के लिए सीबीआई की ये जांच है। सीबीआई ने जांच में पहले ही तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके आधार पर ये आगे की कार्रवाई है कि जो चोरी का पैसा है, जो राज्य सरकार की संपत्ति की लूट का मामला है, उसको किस तरीके से वापस लाया जाए। इसलिए एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई है। जालौन, हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ के तमाम ठिकानों पर सीबीआई की रेड अभी जारी है। जी चलिए नरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। अजीम इत्तेहाद के लिए सीट की तकसीम को लेकर लालू से मिलने मांझी पहुंचे, लेकिन सीट की तकसीम को लेकर वो खामोश रहे। वहीं शरद यादव भी लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। हालांकि मुलाकात करने से पहले मीडिया की जानिब से सीट तकसीम को लेकर सवाल पूछे जाने पर मांझी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। सीट हो जाएगी।